हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन कुमार एंड यू वेलकम टू नवीन ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मेरा प्रीवियस लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, तो वो भी सीरीज़ चल रहा है और आगे वाला सीरीज़ चल रहा है। मेरा नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं जो कि क्लास 9th का अकॉर्डिंग टू ICSE सिलेबस क्लास 9th मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट चैप्टर। तो यदि आप लोग को कंटेंट में यदि कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आप लोग क्लास 8 तक फिजिक्स पढ़ के आ रहे थे, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन लर्निंग प्रोसेस। आप लोग जो क्लास 8 तक फिजिक्स पढ़ के आ रहे थे, क्या था वो? लर्निंग था। मतलब कि उसमें आपको ज़्यादा रटने का चीज़ था, कम समझने का चीज़ था। और अब का जो क्लास 9 से सिलेबस आपका शुरू होगा, स्पेशली फिजिक्स का, इट इज़ मेनली एंड थियोरेटिकली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड हाउ यू अंडरस्टैंड एंड गेट द कॉन्सेप्ट। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कि आपको इसका अब एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट जो हम समझाएं उसको समझना होगा। दूसरा बात, अच्छा से अच्छा नोट्स बनाना होगा मेरे इससे बैठ के। उससे आपको हेल्प होगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको तो फिजिक्स इज़ माय लव। मेरे लिए फिजिक्स लव जैसा है। हमको फिजिक्स से बहुत प्यार है। स्पेशली 9-10 का फिजिक्स मतलब कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें आप लोग को। 8 तक में क्या था कि सर पढ़ा दिए, ट्यूशन में पढ़ लिए, थोड़ा समझ लिए, थोड़ा समझे नहीं समझे, थोड़ा क्या होता है रट लिए तो 90 हमको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली इन 9th फिजिक्स एंड 10th में उतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन 9th वाला फिजिक्स इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ यू गेट द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो इससे अब हम लोग बात करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, दूसरा चैप्टर है। वो क्या, केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ चाहे कोई बोले बहुत सारा आपको क्या बोलते हैं वो करना होगा, इट इज़ मेनली केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन ये वो, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना ज़्यादा होगा। और फिजिक्स में क्या है? इट इज़ मेनली बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि ये हुआ, मतलब कि करंट फ्लो हो, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। यानी कि हरदम करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आई विल फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यदि ये हुआ उसके बाद आदमी बता रहा है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली बेस्ड सब्जेक्ट है ये। और आप लोग को, और ये पहला चैप्टर क्या है? मेजरमेंट। तो हम लोग आज मेजरमेंट से शुरू करेंगे। क्या है मेजरमेंट, क्या ज़रूरत पड़ा मेजरमेंट का, कैसे क्या हुआ, सब टॉपिक धीरे धीरे करके डिस्कस करके सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो देखो कि जब हमको एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी 7 है और 2 डिपेंडेंट क्वांटिटी उसमें है, जो कि क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल और एंगल। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेजरमेंट क्या चीज़ था कि आदमी को कोई फिजिकल क्वांटिटी को कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना होता है। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि यदि मान के चलो ये मेरा लेंथ है, यदि हमको बोला कि भैया ये मेरा लकड़ी का लेंथ है, इस लेंथ को आप क्या कीजिए कि इसको मेज़र कीजिए। तो इसको मेज़र करने के लिए तुम थोड़ी ना अपना हाथ यूज़ कर देते हैं, नहीं भाई हम ऐसे हाथ लगा देते हैं, लीजिए ये मेज़र हो गया। नहीं, क्या करते हैं हम लोग, कोई नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट से, मान के चलिए हमको, मेरे पास फीट है, मतलब कि नहीं आता है टेप जिसे फीट का कहा जाता है कि 1 फीट है 2 फीट है, तो वो मेजरमेंट टेप से उसको मेज़र किया जाता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं, कोई भी गिवन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है, एक बोला कि भैया आप मेरा ये क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते डंडा रखा हुआ है, या कोई क्या बोलते हैं कोई भी सामान रखा हुआ है, आप इसको मेज़र कीजिए। तो अब हम लोग क्या चीज़ से मेज़र करेंगे? कोई नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगा, कोई उसी नेचर का। मान के चलिए आपको एक दूध दे दिया, एक भर के, आपको क्या बोला कि भैया आप इसको मेज़र कीजिए, तो आप थोड़ी ना
ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको उठा के मीटर टेप से नापने लगे कितना दूध है, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उसी नेचर का ऑब्जेक्ट मान के चलिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो का डालेंगे, देखेंगे 1 किलो है कि नहीं, फिर 2 किलो डाल कर देखेंगे कि इतना है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग उसको मेज़र करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज़ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या है मेजरमेंट अच्छा से। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, बोला गया कि इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कीजिए, तो क्या होगा कि कंपैरिजन है फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। यानी कि इस लाइन का हम मतलब आपको सब चीज़ समझा दिए कैसे कैसे है। देखिए, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपको मेजर करनी, मान के चलिए ये रॉड दिया हुआ है, बोला भैया हमको इस रॉड का मेजरमेंट बताइए आप। तो आप क्या कीजिएगा, कोई मेजरिंग टेप लाइएगा, उससे कंपेयर कीजिएगा। मतलब कि एक रॉड दिया हुआ है, आपको बोला भैया इसको मेजर कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा कि ये मेरा है फिजिकल क्वांटिटी, समझ आ रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये मेजरिंग टेप है, ये जो है मेजरिंग टेप है, मेजरिंग टेप। और ये जो मेजरिंग टेप है ये क्या है, ये है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ऑफ सेम नेचर। ये भी बहुत जरूरी है कि सेम नेचर का रहना चाहिए। आपको मान के चलिए रॉड मेजर करना नहीं, इसके लिए 1 किलो का क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट उठा के नहीं ले आइएगा कि 1 किलोग्राम का जैसे बटखारा रहता है उसको हम उठा के नहीं ले आए और रख देंगे और बोलेंगे रॉड 1 किलो का है। आपको बोला मेजर कीजिए कितना लंबाई है, तो आप क्या कीजिएगा सेम नेचर का, जैसे इसका लंबाई मेजर करना तो मेजरिंग टेप लाइएगा, बोले कितना वेट का है तो आपको किलोग्राम लाना होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमको कंपेयर करना है तो हम कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लाएंगे और उसी सेम नेचर का लाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। लिखवाना जरूर। हाँ, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक टर्म है यूनिट। यूनिट जो टर्म है वो क्या बोलता है कि देखिए इसका फिर हम लोग मीनिंग बताएंगे। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिट। मान के चलिए यूनिट हम क्या बोले, जो वही चीज़ हम लोग फिर यहाँ पर रिपीट होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऑफ सेम नेचर। ये पॉइंट भी जरूरी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जरूरत होगा ऑफ सेम नेचर, और उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट। कि उस मतलब कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप उठाइएगा तो उसमें कोई यूनिट रहता है, जैसे लेंथ का उठाइएगा तो मीटर हो गया यूनिट। तो मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठाइए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑफ टू यूज, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी को मान के चलिए रॉड को हमको मेजर करना है तो कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप उठाइएगा, जब मान के चलिए मेजरिंग टेप उठा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यूनिट। उसका कोई यूनिट होगा कि यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर में होगा एक, फिर 2, उसी तरह करके कोई इसका यूनिट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट। और वो भी क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता क्या है भाई। अब भाई सर तब से फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे, फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या। फिजिकल क्वांटिटी इट इज अननोन ऑब्जेक्ट। क्या है, एक अननोन ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक अननोन ऑब्जेक्ट है और इसका 2 पैरामीटर होता है। अब बोलेंगे क्या है पैरामीटर, तो पैरामीटर नंबर 1 है कि कोई भी यूनिट रहेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो उसका फॉर श्योर उसका क्या होगा, एक यूनिट होगा। और दूसरा क्या होगा, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। अब सर इसका मतलब क्या है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। तो जब कोई भी क्वांटिटी रहेगा तो उसका क्या रहेगा कि
मान के चलिए आपको दिया हुआ है कि जो मेज़र करने वाला ऑब्जेक्ट है उसका मान के चलिए 10 मीटर लेंथ है। तो ये क्या है 10, ये जो 10 है ये न्यूमरिक वैल्यू है, और ये जो m है ये यूनिट है, यानी कि m क्या है इसमें मीटर, मीटर एक क्या है यूनिट है, और ये 10 जो है ये न्यूमरिक वैल्यू है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है इज इक्वल टू न्यूमरिक वैल्यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या रहेगा, एक न्यूमरिक वैल्यू और एक क्या रहेगा यूनिट। जब यूनिट और प्लस न्यूमरिक वैल्यू बनेगा तो क्या उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तभी बनेगा जब एक यूनिट रहेगा और एक न्यूमरिक वैल्यू। अब मान के चलिए एक क्लोथ है, उसका क्या है कि 10 मीटर दिया हुआ है कि लेंथ है उसका, यानी कि यानी कि एक लिखा हुआ है कि इफ़ लेंथ ऑफ क्लोथ इज 10 मीटर, लेंथ ऑफ क्लोथ इज 100 मीटर, मान के चलिए 100 मीटर। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या है 100 मीटर। तो क्या बता रहा है कि उसका जो लेंथ है, लेंथ जो लेंथ है वो 10 टाइम्स है द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लोथ। हाँ, तो ये क्या है इसका, इस लेंथ ऑफ द क्लोथ इज 100 मीटर। तो इसका यूनिट क्या बोल रहा है, यूनिट इज मीटर। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसका यूनिट मीटर है, और जो क्लोथ है वो 100 टाइम्स है यूनिट के, यानी कि जो क्लोथ का लेंथ है, लेंथ ऑफ द क्लोथ इज, लेंथ ऑफ क्लोथ इज 100 टाइम्स द यूनिट, यानी कि यूनिट क्या है मीटर, उसके 100 टाइम्स है, यानी कि 100 मीटर। तो समझ में आया क्या चीज़ लिखा हुआ है कि यदि कोई क्लोथ 100 मीटर है तो इसका यूनिट क्या बोल रहा है, इसका यूनिट बोल रहा है कि मीटर है, और जो लेंथ है क्लोथ का वो 100 टाइम्स है इस यूनिट के। यानी मान के चलिए एक मीटर है तो उसका 100 टाइम्स यानी कि 100 मीटर है। ये यूनिट 1 यूनिट मीटर में है, तो इसका क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्लोथ कितना होगा 100 मीटर, यानी कि जो लेंथ है क्लोथ का वो 100 टाइम्स द यूनिट का है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी। तो अब एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे कि इफ मास ऑफ शुगर, जो शुगर का मास है वो 5 kg है, 5 किलोग्राम है। इसका मतलब हमको क्या पता चलता है, इस लाइन से हमको क्या मतलब पता चल रहा है कि जो मास है उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम है। हम लोग मास किस चीज़ में मेज़र करते हैं, केजी में, यानी कि क्या चीज़ निकल के आया इससे मतलब कि जो मास है, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। मास हम क्या चीज़ में मेज़र कर रहे हैं, किलोग्राम में, तो मास का यूनिट क्या निकल कर आ गया मेरा कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और जो ये यूनिट है वो 5 गुना क्वांटिटी ऑफ शुगर कंटेन कर रहा है। जो यूनिट है कंटेन्स कितना गुना, 5 टाइम्स द गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर। जो शुगर है मेरा वो 5 गुना यूनिट के है, यूनिट क्या है केजी, तो उसका 5 गुना यानी कि 5 kg मेरा जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो 5 गुना है। आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अब बोला गया कि जो हम लोग यूनिट चूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, कैसा किस टाइप का होना चाहिए। कि मान के चलिए हम इंडिया में बोल रहे हैं कि किलोग्राम या क्या बोलते हैं हम लोग पहले मेज़र करते थे, अलग अलग यूनिट आता था, पौंड, दर्जन, अलग अलग चीज़ आता था। तो इस टाइप का कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए क्या किया गया कि एक यूनिट को लाया गया। जो यूनिट लाया गया वो इंटरनेशनल ऐसा था कि हर देश में एक्सेप्टेड हो पाया। इसीलिए बोला गया कि हम लोग अब एक ऐसा यूनिट चूज़ करेंगे जो इंटरनेशनली हर देश में वही यूनिट चलेगा। तो इसी के कारण क्या हुआ कि यूनिट आया। क्यों यूनिट आया, यूनिट केम टू रिमूव। अब यूनिट क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि यूनिट
केम टू रिमूव द प्रॉब्लम विच केम इन एवरी नेशन, मतलब कि हर नेशन में, जैसे आपको हम बताएं कि हर नेशन में अलग अलग अपना यूनिट था, तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या किया गया कि एक सिंगल यूनिट वाज चूजन। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए उस यूनिट का, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए उस यूनिट का। नंबर 1, तो यूनिट होना चाहिए, यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज, ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा लिखा हुआ हो, उससे क्या होगा, आदमी को प्रॉब्लम होगा। हर नेशन में अलग अलग डिफ़िकल्टीज होता है लिखने में, तो उसी कारण क्या हुआ कि एक कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट बोला गया कि जो यूनिट होना चाहिए वो डिफाइन करने में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं आना चाहिए। यूनिट शुड बी डिफाइंड विथआउट एम्बिग्विटी, यानी कि जो यूनिट ऐसा चूज होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, यानी कि कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आए, कोई भी ऐसा मेजरमेंट करने में डिफ़िकल्टी नहीं है कि हर अलग अलग नेशन में अलग अलग प्रॉब्लम हो। तो उसको हटाने के लिए कि एक ऐसा चूज़ किया गया कि हर नेशन में कि एम्बिग्विटी, यानी कि उसका अलग अलग रूप नहीं हो, अलग अलग चीज़ नहीं हो, यानी कि इसका फील हम आपको देते हैं। एक फील देने के लिए आपको बोला जाएगा कि जो यूनिट होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि उसको, मतलब कि पहले तो पढ़ने में, रीड करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो, उसे समझने में डिफ़िकल्टी नहीं हो, कुछ ऐसा नाम नहीं हो जाए कि कुछ उसको समझने में आदमी को डिफ़िकल्टी हो। तो उस कारण क्या बोला गया कि उसको कोई भी एम्बिग्विटी से वो दूर रहना चाहिए। फिर द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, ये जो यूनिट होना चाहिए वो शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि जो यूनिट रहना चाहिए उसका अलग अलग रिप्रोड्यूस कर सके। यानी कि जब हम लिखे 1 kg तो इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 हेक्टोग्राम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 डेसीग्राम। यानी कि एक ऐसा चीज़ हम लोग को यूनिट चूज करना है। ये यूनिट है मेरा, यूनिट क्या है, किलोग्राम। यूनिट क्या है, किलोग्राम है यूनिट मास का। तो वो एक ऐसा चीज़ चूज होना चाहिए जो रिप्रोड्यूस कर सके अपने आप को, हर बार चेंज हो सके। तो इस तरह का यूनिट हम लोग चूज करेंगे। फिर 4th पॉइंट था, ये लास्ट है, कि द यूनिट, जो यूनिट का वैल्यू का यूनिट जो है, शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम, पहले नोट करो इसको, फिर मैं हमको समझा रहा है। सारा पॉइंट अच्छा से नोट कर लो कि जो यूनिट हो जाए, वैल्यू का एक ऐसा हम लोग यूनिट चूज करेंगे कि जो, मान के चलिए हम स्पेस पे चले गए तो 1 किलोग्राम का वेट नहीं बदल जाएगा वहाँ स्पेस पे जाके। एक ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड वेट लिए कि उसका जो वैल्यू है हर जगह सेम रहेगा। 1 kg स्पेस में भी जाओगे तो वही वेट रहेगा, नीचे भी आओगे तो वही वेट रहेगा। जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होगा, वो हर जगह एक ही रहेगा। मतलब कि कोई भी टाइम में तुम निकालो मास, वही मास निकल के आएगा। यानी कि कोई भी स्पेस में, कोई भी टाइम में, यानी कि वैल्यू, यूनिट का जो वैल्यू वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसी कारण क्या बोला गया कि एक ऐसा वैल्यू हम लोग को चूज़ करना होगा यूनिट का, जो कहीं भी, कोई भी स्पेस में जाए, कोई भी स्पेस टाइम में जाए तो वो चेंज नहीं हो। तो ये है मेरा ऑल अबाउट यूनिट चूजिंग, कैसे हम लोग यूनिट को चूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कैसा काइंड्स ऑफ यूनिट किस तरह का होता है, यूनिट जो है किस टाइप का यूनिट है, काइंड्स ऑफ यूनिट्स। अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट जो है वो 2 टाइप्स का है। कैसा है यूनिट, यूनिट इज ऑफ 2 टाइप्स। कैसा है, 2 टाइप्स। और वो आप लोगों को भी पता होगा क्या है, आप लोग लिख सकते हैं खुद भी, वो क्या है। एक तो है फंडामेंटल
या बेसिक यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट होता क्या है आखिर? फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होता है जो खुद पर डिपेंडेंट हो, उसको किसी भी यूनिट का जरूरत नहीं हो। वो यानी कि एक ऐसा यूनिट है जो बेसिक यूनिट है, इसी यूनिट से सारा, देर आर 7 यूनिट्स एक्सेप्ट विच ऑल द यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट। जो हम लोग सेकेंड है क्या है कि डिराइव यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स है। इसी यूनिट से, इसी 7 यूनिट से कोई भी यूनिट, दुनिया का कोई भी यूनिट हम लोग बना सकते हैं। तो मतलब ये बेसिक यूनिट है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और इसमें कोई हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते ये क्यों है, ये पहले से है। और आपको इसको अच्छा से दिमाग में भी रखना होगा कि ये फंडामेंटल यूनिट है, इसको लाया गया है। और ये और दूसरा है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल यूनिट पर। जब तक फंडामेंटल यूनिट नहीं रहेगा तब तक क्या होगा कि डिराइव यूनिट नहीं आएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस पर, दोनों चीज़ पर डील करें। फंडामेंटल यूनिट होता क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर होता क्या है? एक ऐसा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि एक ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो ऑफ एनी अदर यूनिट, माने यानी कि कोई भी यूनिट पर जो डिपेंडेंट ना हो, और क्या, विच कैन नाइदर बी चेंज। और वो यूनिट ऐसा यूनिट है कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, और कोई भी यूनिट से एक दूसरे यूनिट से रिलेट नहीं हो सकता। यानी कि यदि आप लेंथ को लोगे तो मास से कंपेयर नहीं, मतलब कि रिलेट नहीं कर पाओगे। मास को लोगे तो टाइम से रिलेट नहीं कर पाओगे। टाइम को लोगे तो लुमिनस इंटेंसिटी से नहीं कंपेयर कर पाओगे। उसी तरह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो ये सातों क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एक दूसरे से रिलेट कभी हो ही नहीं सकता। वो दोनों अपने से एक दूसरे से हरदम अपोजिट रहेगा नेचर में। मतलब कि उसमें इस क्वांटिटी का अलग नेचर होगा तो उस क्वांटिटी का भी अलग नेचर होगा। तो इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? नंबर 1 इज लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सिंबल m। नंबर 2, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मास। इसका क्या है? किलोग्राम, kg सिंबल इसका। नंबर 3, टाइम। इसका क्या है? सेकेंड्स, इसका यूनिट, और इसका सेकेंड का s। फिर 4th इज टेम्परेचर, केल्विन। इसका क्या यूनिट है? K। 5वां लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका कैंडेला, CD। 6ठा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग 8th में भी पढ़े होंगे कि उसका यूनिट होता है एम्पियर, और हम लोग क्या लिखते हैं? A, कैपिटल A। 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप लोग 7th 8th में पढ़े होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि उस सब्सटेंस में कितना मोल सब्सटेंस उसमें है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? मोल। और उसका यूनिट क्या है? MOL। और इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज़ है, यानी कि एक एंगल जिसका कि रेडियन है, RD, और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसका ये यूनिट है स्टेरेडियन, STRD। यानी कि ये जो 7 है, ये जो 7 है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल दी 7 आर फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस आर द यूनिट्स विच कैन नॉट बी चेंज। इसको कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता, और ये एक दूसरे से रिलेट भी नहीं हो सकता। और ये दोनों जो है ये एडिशनल क्वांटिटीज़ है, यानी कि ये एक 7 क्वांटिटीज़, और ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री। इसको कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, और ये है फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। इसको किसी भी चीज़ से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं डिराइव यूनिट्स के बाद, कि क्या होता है डिराइव यूनिट्स। Those units which are dependent on fundamental units,
and can be expressed in terms of fundamental quantity. यानी कि डिराइव यूनिट वो यूनिट है जो हरदम डिपेंडेंट रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटी पे। इसका एग्जिस्टेंस के लिए हरदम फंडामेंटल यूनिट का ज़रूरत होगा। यदि इसको एग्जिस्ट होना है तो हरदम फंडामेंटल यूनिट का आपको ज़रूरत होगा, और ये जो है वो हरदम एक्सप्रेस होगा फंडामेंटल यूनिट से ही। मान के चलिए कि आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जब हम लोग लिखते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू लेंथ। इसको क्या लिखते हैं, लेंथ का क्यूब। लेंथ क्यूब या एरिया है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। यानी कि हरदम कोई भी क्वांटिटी आप उठा लीजिए, चाहे वॉल्यूम, एरिया या कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी एक्सेप्ट दो 7 क्वांटिटी, इस 7 क्वांटिटी को छोड़ के, इस 7 क्वांटिटी को छोड़ करके कोई भी क्वांटिटी उठा लीजिए, या दो फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ करके कोई भी यूनिट्स को उठा लीजिए आप, वो हरदम डिपेंडेंट रहेगा क्या चीज़ पर, कि फंडामेंटल यूनिट्स पर। तो हम लोग पढ़ेंगे अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहता क्या है आखिर। तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे तो इन मैकेनिक्स जब भी हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे तो स्पेशली 3 यूनिट का हम लोग बात करते हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। ये 3 जो क्वांटिटी है वो हरदम मैकेनिक्स में, यानी कि जब भी आपको ग्रेविटी से कैलकुलेशन करना है या लॉ ऑफ मोशन का कैलकुलेशन करना है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहाँ से हम लोग का फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा आईआईटी लेवल पर। वो जो कोर्स है एकदम कि उससे आपको एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा आगे के चैप्टर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें आप लोग को। तो इसी के लिए हम लोग कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन करेंगे, ग्रेविटी हो, लॉ ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो, चाहे क्या बोलते हैं रोटेशन का क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो लेंथ, मास और टाइम को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिक यूनिट है जो हर यूनिट को जरूरत हो। तो इसके लिए हम लोग 3 यूनिट पहले था, एक था सीजीएस यूनिट और फ्रेंच का यूनिट था, फ्रेंच सिस्टम सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। तो इसमें क्या कहा गया था कि इस सिस्टम में लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड्स, एस। और क्या तीसरा क्या है, जी, यानी कि वेट, यानी कि मास। वेट और मास अलग अलग चीज़ है, सॉरी आई सेड दैट वेट नहीं, मास का क्या है कि क्या कहा गया कि ग्राम, तो इसका यूनिट क्या है, जी, ग्राम। इस 3 यूनिट को हम लोग हर समय डील करेंगे। तो इसी पर तीनों जो हम लोग आगे सिस्टम पढ़ेंगे, पहला फ्रेंच सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, सॉरी सिस्टम यहाँ होगा सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम है, और तीसरा एमकेएस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। तीनों जो सिस्टम है वो इसी 3 चीज़ के बारे में डील करेगा, पहले लेंथ, टाइम और मास, हर में कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। ये कहाँ था, ब्रिटिश सिस्टम में। वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता, फुट। हम लोग जब भी लेंथ को मेजर करते थे वहाँ पर मतलब कि इंग्लैंड में कैसे यूज़ किया जाता है, फुट। फिर और कोई भी चीज़ को वेट करना है तो पाउंड, कितना पाउंड का है, और टाइम को हर जगह सेकंड में यूज़ किया जाता है। लेंथ को वहाँ पर क्या चीज़ से किया जाता था, पाउंड। फिर हम लोग टाइम के लिए क्या चीज़ यूज़ करते थे, वहाँ पर भी ब्रिटिश में क्या किया जाता था, सेकेंड्स। और टाइम के लिए क्या यूज़ किया जाता था, सॉरी टाइम तो हो गया। और फिर मास के लिए हम लोग यूज़ करते थे लेंथ के लिए, सॉरी या फुट, और मास के लिए क्या यूज़ करते थे, पाउंड, कि कितना पाउंड का है ये फुट,
सेकेंड्स का एस और पाउंड का क्या होगा, LB। तो ये होता था। अब हम लोग तीसरा बढ़ेंगे MKS सिस्टम। MKS सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। तो इसमें मास के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, किलोग्राम, kg। फिर टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, सेकेंड्स, S। और तीसरा लेंथ के लिए हम लोग क्या यहाँ मैट्रिक सिस्टम में यूज़ किया जाता था, मीटर, यानी कि M। ये तीनों सिस्टम है, आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या यूज़ किया जाता था, और ये इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब जब आगे बढ़ा गया और जब दिक्कत हुआ तो क्या किया गया कि अबव मेंशन जो सिस्टम है वो अब नो लॉन्गर यूज़ में रहा, और क्या मतलब कि वो एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बन के रह गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स का डेवलपमेंट हुआ, कि जब एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट और मेजरमेंट का, तो उसमें क्या कहा गया कि यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब को हम लोग फंडामेंटल यूनिट लेंगे। और क्या कहा गया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, जो कि है एक, जो हम लोग आपको लिखा है कि एक एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, और ये क्या बोलते हैं, जो दो बोले कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, जो कि एक एंगल और एक सॉलिड एंगल था। तो ये दो चीज़ था, और इस पर हम लोग अब क्या बोलते हैं, तो इससे ये सब जो तीनों सिस्टम था, ये एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बन के रह गया कि पहले ये सब सिस्टम था। और क्या हुआ कि एक सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स या SI यूनिट्स जिसको कहा जाता है, वो हेल्ड हुआ। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ 1960 में, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ ऑफ क्या बोलते हैं, वेट्स एंड मेजरमेंट का। तो उसमें क्या कहा गया कि जो यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा बच गया, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर हो गया। अब क्या एक था, इलेक्ट्रिक करंट भी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सातों को कहा गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।